Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of literary studies. Students, today we will discuss Elizabethan drama. हमारा टॉपिक एलिजाबेथन लिटरेचर का चल रहा है। एलिजाबेथन टाइम पे जो लिटरेचर लिखा जा रहा था हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पोइट्री को डिस्कस किया, फिर उसके बाद प्रोज को डिस्कस किया। अब हम एलिजाबेथन ड्रामा को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एलिजाबेथन एज में जो मशहूर ड्रामाटिस्ट थे जो आज तक पढ़े जाते हैं और उनका स्टाइल डिफरेंट है, उनमें सबसे पहले थॉमस केट का नाम आता है, फिर क्रिस्टोफर मार्लो और इसके बाद विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। मैंने जब पोइट्री की बात करी थी तो वहाँ पर मैंने ब्लैंक वर्स का एक वर्ड यूज़ किया था जब मैंने बात की थी मिल्टन की और डिफरेंट राइटर्स की। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स इज अ लाइन दैट हैज़ नो राइम बट इज does have a definite rhythm created by iambic pentameter। अब आपको यहाँ पर राइम का तो पता है कि आखिर वाले जो वर्ड एक जैसी साउंड क्रिएट कर रहे हो तो उसको हम राइम कहते हैं। तो ब्लैंक वर्स में एक्चुअली राइम नहीं होता। नॉर्मली उसको फॉलो नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि राइम होता ही नहीं है, बल्कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता। और मगर यहाँ पर एक डेफिनेट रिदम स्कीम होती है। अब ये रिदम स्कीम कौन सी है? एम्बिक पेंटामीटर की। इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ आगे डिफाइन करती जाऊंगी कि एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। एम्बिक पेंटामीटर मीन्स पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स। अब ये स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल क्या है? आपको पता है कि इंग्लिश में सेलेबल्स होते हैं, यानी कि एक वर्ड का उसे हम एक सेलेबल वाला या दो सेलेबल वाला या तीन सेलेबल वाले वर्ड कहते हैं। तो सेलेबल्स का आपको पता है कि जब हल्का सा एक वर्ड बोलते हुए उसमें हल्का सा जब ब्रेक आता है तो उसको हम सेलेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रक्चर वर्ड अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्ड लिखा हुआ है, तो आप ये देखें कि इसके अंदर दो तीन बनते हैं सेलेबल्स, लाइक सट, रक, चर। तो इसमें तीन सेलेबल्स हैं, सट, रक, चर। यानी कि जब हम एक वर्ड बोलते हुए जो हल्का हल्का ब्रेक देते हैं तो उससे वो सेलेबल बनते चले जाते हैं। तो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स मीन स्ट्रेस्ड जिसपे हम थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं और उसकी साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग साउंड पैदा होती है जिस सेलेबल पे, और अनस्ट्रेस्ड जिसके ऊपर जरा कम वाइब्रेटिंग साउंड पैदा होती है। तो इसे हम कहते हैं एम्बिक। और पेंटामीटर मीन्स पेंटा मीन्स 5 और पेंटामीटर 5 फीट। 5 फीट मतलब 10 सेलेबल्स। इट क्रिएट्स अ स्पेशल म्यूजिक। जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स बोले जाते हैं तो इससे एक खास म्यूजिक पैदा होता है। ऑल प्लेज वर रिटन यूजिंग दिस स्टाइल। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लैंक वर्स पोएम क्या होता है? 5 फीट ऑफ एम्बिक सेलेबल्स। 5 फीट मीन्स पेंटामीटर जिसे हम कहते हैं 5 फीट। 5 फीट मतलब 10 कम से कम सेलेबल हो उसके अंदर। और एम्बिक सेलेबल, एम्बिक क्या है? जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का पैटर्न बनता है। तो हमारी साउंड कैसे क्रिएट होती है? साउंडिंग डू डम डू डम डू डम। अब ये देखें कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर सॉन्ग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक खास म्यूजिक क्रिएट होता है। जब हम उस सॉन्ग को गा रहे होते हैं तो एक्चुअली उसके अंदर इसी चीज का ख्याल रखा जाता है, एबिक पेंटामीटर का या किसी और इसी तरह की रिदम स्कीम का। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 लाइक ये 10 सेलेबल्स हैं। तो ये पेंटामीटर हो गए। एम्बिक मतलब साउंड ऐसे बनती है डू डम। अच्छा, 8 फुट मेकिंग द वर्ड साउंड लाइक इट हैज अ हार्ट बीट रिदम। तो जब आपको पता है कि पोएट्री पढ़ते हुए एक खास सा रिदम बनता है, तो एक्चुअली वो यही वजह होती है जिसकी वजह से ये रिदम बनता है। तो ऐसे लगता है जैसे हार्ट बीट की बात हो रही है, हार्ट बीट दिखाई जा रही है। तो थॉमस केट की हम बात करें तो इसकी स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत ज्यादा मशहूर है। उसने बड़ा काम किया, मगर उसमें से जो बाकी है, वो जो सिर्फ अब तक हमारे पास पहुंचा है, वो स्पेनिश ट्रेजेडी है। ये कब लिखी गई थी? ये तकरीबन 1583 से 1589 के दरमियान किसी टाइम पे लिखी गई थी।
The Spanish tragedy is viewed as a crude example of Elizabethan tragedy today. एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी की एक ख़ाम मिसाल हम उसे समझते हैं। बड़ा ही आर्टिफिशियल की और बड़ा अजीब किस्म का इसके अंदर वायलेंस दिखाया जाता था, बिल्कुल आज की जैसे हॉरर फिल्म्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा ब्लड और डेथ और अजीब सा खौफ दिखाया जाता था, सेम एज उसकी ये ट्रेजेडी होती थी। बट इट वाज इमेंसली पॉपुलर इन इट्स ऑन टाइम, मगर उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। और क्या होता था कि इंग्लिश ऑडियंस उसको डिमांड करती थी। आपको पता है कि स्टेज पे एक खास किस्म की ऑडियंस एक खास किस्म का कंटेंट डिमांड करती है, तो उस वक्त ये वाला जो कंटेंट था बहुत ज़्यादा डिमांड में था। एंड एट द सेम टाइम प्रेजेंटेड द डाउनफॉल ऑफ हेटेड एनिमीज, और जिनसे ये नफरत करते थे, हेटेड एनिमीज, उनका डाउनफॉल भी इसी में दिखाया जाता था। और वो एनिमीज कौन थे? द स्पेनिश। क्योंकि उन दिनों में इंग्लैंड की बड़ी ज़बरदस्त जंग थी स्पेन के साथ, तो वो इस तरह के ड्रामे क्रिएट करते थे जहाँ पर ऐसे कहा जाता था कि जी गॉड ने तो इंग्लैंड को ही अपनी प्लेस के लिए चुना हुआ है, गॉड का एक खास करम है इस प्लेस के ऊपर, ये इंग्लैंड ही है जिसने सेव करना है दूसरों को। यहाँ पर अब मैं जिक्र कर रही हूँ क्रिस्टोफर मॉर्लो का। ये एक शू मेकर का बेटा था, और इसको यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और इसको स्कॉलरशिप मिला और इसने अपनी मास्टर्स की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1587 में ली। और ये एक एथीस्ट था, पढ़ा लिखा बंदा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने बिलीफ इन गॉड छोड़ दिया और ये गॉड पे बिलीफ नहीं करता था। छोटी सी उम्र में ये एक बार किसी एक मर्डर में इन्वॉल्व हो गया, तो उसी के नतीजे में ये ही वाज इन हिज 30s, जब अभी 29-30 ईयर्स का था जब इसका मर्डर हुआ। तो मगर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसको किसी ने गुस्ताखी मजहब के इल्ज़ाम में पकड़ के कत्ल कर दिया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब लोग खुलम खुला कहते हैं कि हम गॉड को नहीं मानते हैं, तो कोई जो कट्टर मजहब का को समझने वाला होता है, उसके ऊपर ईमान रखने वाला होता है, वो ऐसे लोगों को पकड़ के कत्ल कर देता है। मगर इट वाज सम सॉर्ट ऑफ परसेप्शन, ये गलत भी हो सकती है, मगर ये तो तय था कि इसका ये इन्वॉल्व था किसी मर्डर में, और ये भी कहा जाता है कि उसी के नतीजे में इसका भी मर्डर हो गया था। और इसने अपनी छोटी सी उम्र में जो 6 और 7 प्लेज लिखे थे, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। अ, बड़ी जल्दी इसकी मौत वाक़या होगी। अगर ये मार्लो ज़िंदा रहता तो बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि शायद शेक्सपियर को कोई ना जानता होता। तो शेक्सपियर के अरूज की वजह ये है कि क्रिस्टोफर मार्लो बहुत छोटी उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। सम ऑफ हिज प्ले दैट आर फेमस आर चुम्बरलेन 1587 में लिखा था, जियो ऑफ माल्टा 1589 में, और डॉक्टर फास्टर्स 1588 में। He perfected the use of blank verse so that it became famous as Marlowe's mighty lines. तो इसने एक्चुअली ब्लैंक वर्स के ऊपर काफी काम किया, और इन्हीं को ही मार्लो की माइटी लाइंस कहा जाने लगा। Here is a illustration of डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, और काफ़ी उसने इल्म हासिल किया होता है, मगर उसको लगता है कि उसको मैजिक सीखना चाहिए और उसको खुफिया खुफिया इल्म उसके पास होना चाहिए। तो वो बाकी सारे इल्म उसको कोई फ़ायदा नहीं देते जो उसको मज़ा मैजिक सीख के और जो सीक्रेट नॉलेज है वो सीख के आएगा। तो उसके नतीजे में वो अपनी सोल को बेच देता है सैटर्न के पास, यानी कि शैतान के पास वो अपनी सोल को बेच देता है और उससे काला जादू सीखता है। तो ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो पावर लेना चाहता है, एक मिडिल क्लास बंदे की कहानी है जो अपने इंटेलेक्ट की बेस पे, अपने पैशन की वजह से बुरी ताकतों के साथ एक मुआहदा कर लेता है और फिर वो काला जादू सीख के उसको यूज करता है। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं उसके इस मशहूर प्ले से। Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me mortal with a kiss, or thou art fairer than the evening air, clad in the beauty of 1,000 stars. तो ये आप इसकी ज़रा ब्यूटी चेक करें, इसके वर्सेस की, और इसके आगे एक्सप्लेनेशन है कि क्रिस्टोफर मार्लो में डॉक्टर फास्टस का जो करेक्टर है,
जब उसका मुआहदा पूरा होने वाला होता है शैतान के साथ, वो खत्म होने वाला होता है और उसकी डेथ की टाइम आ जाता है और शैतान उसकी रूह कब्ज करने के लिए आने वाला होता है, तो वहां पर वो देखता है कि अब उसके पास आखिरी मौका है, तो वो अपने उस पावर को यूज करके कई हजार साल पुरानी सोल को बुलाता है, हेलन फ्रॉम ट्रॉय। तो हेलन वॉज कंसिडर्ड एज अ ब्यूटीफुल वुमेन, जिसकी वजह से 10 साल तक जंग छिड़ी रही थी। ये एक मिथिकल करेक्टर है जो ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर इसका काफी जिक्र है हेलन का, और हेलन ऑफ ट्राय उसे कहते हैं। तो ये क्या करता है कि हेलन की सोल को ये कॉल करता है हेवन से अपने सैटनिक पावर्स के जरिए, और उसकी खूबसूरती को देख के हैरान रह जाता है। एक्चुअली ये सारे डायलॉग ये हेलन को कह रहा होता है जब उसकी रूह उसके सामने आती है, और he is wondering how her beauty caused war and burnt houses in Troy. तो ट्रॉय की लड़ाई में वो ये उसकी तारीफें करते हुए बताता है कि अच्छा, तो ये खूबसूरत चेहरा है जिसकी वजह से ट्रॉय में कई घर जले, कई लोग मारे गए और कई शिप्स जो थे वो डूब गए। और फिर वो उसको कहता है कि देन ही आस्क्ड हर टू किस हिम एंड देन सेज दैट हर ब्यूटी इज लवलियर देन इवनिंग एंड ब्राइटर लाइक स्टार्स एट नाइट। तो ये उसका अंदाज़े बयान आप देखें क्रिस्टोफर मॉलो का। यहाँ पे बात होगी अब विलियम शेक्सपियर की। ये इलिस्ट्रेशन है रोमियो एंड जूलियट की। ये स्टोरी यहाँ पर इलिस्ट्रेट की हुई है रोमियो एंड जूलियट की। और थोड़ी सी हम यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। शेक्सपियर इज रिनोन्ड एज द इंग्लिश प्ले राइट एंड poet whose body of work is considered the greatest in history of English literature. Shakespeare wrote more than 30 plays. These are usually divided into 4 categories. अब इसने जो प्लेस लिखे वो 4 तरह की कैटेगरीज थे। अब ये देखें कि ड्रामा के अंदर कितनी वैरायटी शेक्सपियर लेके आया, जिसमें हिस्ट्रीज हैं, कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं एंड रोमांसेस हैं। यानी कि इसके प्लेस के 4 मेजर कैटेगरीज थी, जिनमें वो हिस्टोरिकल प्लेस बनाता था और कॉमेडीज उसने लिखी, ट्रेजेडीज लिखी और रोमांटिक प्लेस लिखे। His earliest plays were comedies and histories such as Henry VI and the Comedy of Errors. But in 1596, Shakespeare wrote Romeo and Juliet, his second tragedy, and over the next dozen years, he wrote tragedies for which he is now best known. उनमें इसके जो बड़ी मशहूर ट्रेजेडीज हैं, उनमें जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। तो ये बहुत ही मशहूर व मरूफ इसकी ट्रेजेडीज हैं, और इसको डिफरेंट थीम्स के साथ आज भी इन थीम्स को मूवीज में और ड्रामाज में और इवन स्टेज के ऊपर भी आज भी परफॉर्म किया जाता है। हिज फेमस कॉमेडीज आर मिड समर नाइट्स ड्रीम एंड एज यू लाइक इट। In his final years, Shakespeare turned to the romantic with Cymbeline, A Winter's Tale and The Tempest. So यहाँ पर हम इसके थोड़े से ट्रेसेस देखते हैं। ये मैकबेथ से कुछ लाइनें हैं। Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day, to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Oh, out, out, brief candle, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. तो लाइफ के बारे में उसका ख्याल ये है कि ये सिर्फ हमें पर पागल करती है, हमें परेशान बनाती है। एट द एंड हमें जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। लाइफ इज मीनिंगलेस, it is lasts for a brief time and is full of sound and fury, but in the end nothing lasts. Life is a walking shadow, चलता फिरता साया है। Something useless, really doesn't amount to anything. Macbeth is realizing that all his struggles to become king and to keep the throne have come to nothing. He made a lot of noise and created quite a story, fought quite a battle, but in the end nothing is to come of it. तो ये एक जिंदगी की बेवकूफ़ी और जिंदगी के एक लाहासिल सफर के बारे में मैकबेथ ने के ख्यालात हैं जो कि शेक्सपियर ने लिखे हैं। रोमियो एंड जूलियट की एक यहाँ पर एक कोटेशन है। व्हाट्स इन द नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल लेस स्वीट।
अब उर्दू में भी एक मुहावरा है, नाम में क्या रखा है गुलाब को, तो किसी भी नाम से पुकारा जाए रहता तो वो गुलाब ही है। तो ये उसी की एक बात है जो रोमियो एंड जूलियट में शेक्सपियर ने कही है। योर नेम डज नॉट डिफाइन यू इन हर वर्ल्ड, योर नेम or the family that you come from sets out how people view you. The idea that you should be judged by your qualities or achievement is the modern idea expressed by Juliet. तो उसका कहना ये है कि आप खुद क्या हैं, आप उससे पहचाने जाते हैं बजाय के आप अपने बैकग्राउंड से या अपनी फैमिली से पहचाने जाएं। बेन जॉनसन, ये भी एक बड़ा जबरदस्त ड्रामाटिस्ट था। बेंजामिन जॉनसन was an English Renaissance dramatist, poet and actor, a contemporary of William Shakespeare. He is best known for his satirical plays, particularly Volpone, The Fox, The Alchemist, and Bartholomew Fair, which are considered his best, and his lyrical points. He followed unities of time, place and action in his dramas. अच्छा बच्चे, यहाँ पर हम थोड़ी सी एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि दो तीन वर्ड्स आपने पढ़े। स्टेरिकल प्लेस, स्टेरिकल प्लेस वो प्ले होते हैं जिसमें बड़ी सख्त किस्म की बात को बड़ी तंजो मजाक के साथ बयान कर दिया जाता है। जैसे उर्दू में हम इसे तंज कहते हैं, और तंजो मजाक यानी कि मजाक मजाक में किसी की बात को टॉन्ट कर देना। और इसने ड्रामेटिक कुछ चीजें थी जिसको इसने फॉलो किया था, जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इन हिज ड्रामास। तो जब आप क्लासिकल ड्रामा पढ़ेंगे और डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी फिर चीज़ें आपको एक्चुअली डिफाइन होंगी और आपको क्लियर होंगी कि यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस एंड एक्शन ड्रामा के अंदर उसकी क्या अहमियत होती है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। और आई होप कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो रेनेसां का मैंने एक टॉपिक शुरू किया था, उस टॉपिक में एक्चुअली ये एलिजाबेथन एज का, एलिजाबेथन लिटरेचर का कितना कंट्रीब्यूशन है आज के जो मॉडर्न लिटरेचर है, उस मॉडर्न लिटरेचर में भी इस टाइम पे जो चीज़ें डेवलप हुई थी उनसे भी आज तक हम डिफरेंट फॉर्म्स एंटर हो चुकी हैं, नए स्टाइल एंटर हो चुके हैं, डिफरेंट थीम्स एंटर हो चुकी हैं, मगर बेसिकली अभी भी वी आर हाईली इंस्पायर्ड बाय दिस टाइप ऑफ राइटिंग्स। एलिजाबेथन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में। So students, if you have any question in your mind, you can ask that question on discussion board. हमारा डिस्कशन बोर्ड ओपन है, और पढ़िए और पढ़ के आप रिस्पॉन्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।